चार एक्सरसाइजेस में मुझे कंप्लीट करना है अपना लेग्स। एंड वो चार एक्सरसाइज है बैक स्क्वाट, स्प्लिट स्क्वाट जो लंजेस जैसा दिखता है। अब तक मुझे ये नहीं समझ में आया कि लोग स्प्लिट स्क्वाट सुनते ही कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, बट जब उन्हें मैं लंजेस बोलता हूँ तब वो उसको समझ पाते हैं कि हाँ यही है स्प्लिट स्क्वाट। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ मोबिलिटी से। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है मोबिलिटी। कोई भी आप वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हो उसके पहले आपको एक जो बेसिक मोबिलिटी होती है जिसको बोलते हैं हम डायनामिक स्ट्रेचिंग, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है आपके जॉइंट्स तक ब्लड फ्लो के लिए, आपकी जो बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, एंड आपकी बॉडी को रेडी करने के लिए कि आपको पहली बॉडी को आप रेडी कर रहे हो कि हाँ चलो अब कुछ हैवी एक्टिविटी होने वाली है। आप स्ट्रेच करते हो, डायनामिक स्ट्रेच करते हो जिसके अंदर आप आपके जॉइंट्स के सराउंडिंग एक्शन करते हो, जो भी एक्टिविटी आप करने जा रहे हो। मैं आज लेग्स कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादातर अपनी लोअर बॉडी को मोबिलाइज़ करूँगा ताकि मुझे अच्छा सा एक रेंज ऑफ मोशन मिल जाए, एक अच्छा सा ब्लड फ्लो मिल जाए उस एरिया में, एंड मेरी बॉडी रेडी हो जाए वर्कआउट के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मोबिलिटी। पहली चीज़ जो मैं कर रहा हूँ वो है हिप फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, जिसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है आज लेग्स के वर्कआउट में। ऑलमोस्ट 5 to 10। ये हो गया, थोड़ा सा हिप रोटेशन कर लेंगे। ओके, अब होगा हमारा लेग स्विंग, जिसके अंदर आपको नी लॉक रखना है एंड जितना ऊपर आप लेके जा सकते हो लेके जाना है, एंड पीछे भी। ओके, जाके जब आप ऊपर लेके जाओ तो आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो, एंड जब पीछे लेके जाओ तो आपका ग्लूट्स और फ्लेक्सेस। ओके, ग्लूट्स थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट होगा, फ्लेक्सेस आपके स्ट्रेच होंगे। मुझे काफ़ी अच्छी रेंज मिलती है यहाँ पे, बस मेंटेन किया इस चीज़ को मैंने कंसिस्टेंसी के साथ। ऑलवेज रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की। ओके, दोनों पैर का अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद लैटरल लेग स्विंग, जो कि हमारे इन थाई के लिए है। बिकॉज आपको बार तो आपके स्कैपुला पे ही रखना है, एंड उसके लिए थोड़ी सी आपको बॉडी को भी आपको थोड़ा सा मोबिलाइज करना पड़ता है। सो एक दो मोबिलिटी, बेसिक मोबिलिटी है। मैं शोल्डर रोटेशन करता हूँ पाइप से, यहाँ पर एल्बो लॉक करके रोटेशन लेना है। ये हाँ एग्जैक्टली, एक दो रैप काफ़ी टाइट फील होते हैं, उसके बाद में काफ़ी नॉर्मल हो जाता है। बहुत सही, अब देखो काफ़ी अच्छे से खुल गया है, तो मैंने अपनी स्पीड भी बढ़ा दी है। मैं यूजुअली स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट स्क्वाट से, फ्री स्क्वाट से। मेरी बॉडी के लिए जो बॉडी वेट है वो बहुत ही लाइट हो चुका है, बिकॉज मेरा मैक्स है, मेरा पीआर है 195 kg इन बैक स्क्वाट। तो मेरे लिए ये ही वार्म अप सेट बन जाता है। बट आप लोगों के लिए तो बिगनर्स है और इंटरमीडिएट है, दे शुड ऑलवेज गो विद द लेग एक्सटेंशन। वेट ही काफ़ी लाइट होता है, तो आई एम स्टार्टिंग विद द फ्री स्क्वाट्स। 10 से 15 रैप फ्री स्क्वाट्स के।
ओके, 5 रेप्स करने हैं मुझे मेरे पीआर के 70% का। ये मैंने अपने आप को टारगेट दिया है। हाँ, ये वाला नहीं, ये तो कुछ फंस रहा था गले में, बट पीआर का जो 70% है उसके 5 है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द बैक स्क्वाट। क्या हुआ, करना। हाँ, थोड़ा पीछे जा, बस। हाँ, चेस्ट ऊपर रख, चेस्ट ऊपर रख। हाँ, ये, हाँ, चेस्ट को हाँ ऊपर ही रखने का हमेशा। और पुश कर, यस, जा नीचे, पुश कर, जा नीचे, पुश कर, जा नीचे, पुश कर। परफेक्ट, दोनों हाथ से बराबर पुश कर। परफेक्ट। तो अगेन ये एक वार्म सेट है मेरे लिए वापस से। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 20-20 ईच साइड, एंड दैट विल बी अ 60 kg, 20-20 का प्लेट एंड 20 का बार, 60 किलो पहला सेट मेरा। ओके, अब मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ मेरा पहला सेट, जो कि है 60 kg, एंड मुझे जाना है मेरे मैक्स जो पीआर है 195 kg, उसका 70 या 75% के अराउंड 5 रेप्स रखने हैं, ये मेरा टारगेट है। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद माई फर्स्ट सेट। टिंग शूज यूज़ करूँगा। पहला सेट है, आई गो विद 5 रेप इसलिए होते हैं बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग अ स्ट्रेंथ, जस्ट प्योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सो मेरा सजेशन यही रहेगा, डोंट एक्सीड 5 रेप्स। ओके, 5 रेप्स में ही आपको खेलना है, 3 या 5, 3 या 5, दैट्स इट। ओके, तो मैं 5-5 रेप्स ही कर रहा हूँ, और मैंने ये मेरा टारगेट भी है 195 kg जो मेरा पीआर है, उसका 70% या 75% तक मुझे जाना है, एंड दैट शुड बी अ 5 रेप्स। One, two. सेकेंड सेट में 80 kg, 10 किलो प्रोग्रेशन, 10 kg। दूसरा साइड भी हो गया। ओह, लॉक नहीं लगा है, भूल गया, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आपके लिए भी और आपके आसपास वाले लोगों के लिए भी। कभी भी प्लेट बाहर आ सकती है ज़्यादा, आपने अगर प्लेट बार को यहाँ वहाँ हिलाया, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बहुत छोटी चीज़ है, बट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने देखा है लोगों को काफ़ी लापरवाही, लापरवाही बोलेंगे उसको, कि लॉक नहीं लगाते चेस्ट के टाइम पे, लेग्स के टाइम पे, ओवरहेड प्रेस कर रहे हैं तब भी। हाँ, मुझे इतना टाइम हो गया, मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि अगर मैं बिना लॉक के भी मारूंगा तो प्लेट नहीं गिरेगी, बट उस चीज़ को साइड में रख के
वो जो आपको एक कॉन्फिडेंस है ना कि नहीं यार मैं चल जाएगा, मैं तो नहीं गिराऊंगा, बट आप नहीं गिराओगे, बट शायद चांसेस ये हो कि आपका बार थोड़ा सा हिल जाए या आपको आगे कोई टकरा जाए, या थोड़ा सा, बिकॉज अब जब हैवी वेट होता है उसमें थोड़ा सा भी अगर बार यहाँ से वहाँ हो गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो प्लेट निकल जाएगी एंड आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इस वजह से मैं हमेशा लॉक प्रेफर करता हूँ एंड आप लोगों को भी करना चाहिए। ओके ओके, दिस इज़ माई थर्ड सेट एंड आई एम डूइंग 100 kg इन माई थर्ड सेट। ओके, तो मैं किस तरीके से अपना फॉर्म मैनेज करता हूँ बैक स्क्वाट में, ये इतने अच्छे से तो नहीं आपको यहाँ पे समझेगा, बट एटलीस्ट आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको पॉस्चर किस तरीके से रखना है। जो बेसिक चीज़ें हैं, ओके, बार का ग्रिप वगैरह जो भी होता है, और जो आपका स्टांस होता है, आपका जो स्टांस होता है, जो बेसिक स्क्वाट स्टांस सबका अलग अलग होता है। बेसिक स्क्वाट स्टांस यही होता है जिसके अंदर आप कंफर्टेबली नीचे बैठ पाते हो कंप्लीट फुल रेंज ऑफ मोशन तक के। जैसे कि आप किसी का स्टांस इतने में ही बैठ पाते हैं, कोई इतने में बैठ पाता है, कोई इतने में बैठ पाता है क्लोज, ओके, बट ऑलमोस्ट शोल्डर विथ या शोल्डर से थोड़ा सा भारी होता है। मेरा शोल्डर विथ पे है तो मैं उसी पे करता हूँ। ग्रिप आपका रहेगा स्लाइडली वाइडर देन शोल्डर विथ, अगेन वो डिपेंड करता है आपके शोल्डर की मोबिलिटी के ऊपर कि आपके शोल्डर की मोबिलिटी कितनी है। कम है तो आपको वाइड पकड़ना पड़ेगा, आपकी मोबिलिटी बहुत अच्छी है तो आप क्लोज पकड़ के भी मार सकते हो, बट सबसे अच्छी स्टेबिलिटी आपको मिलती है क्लोज में, ओके, बट उसके लिए आपका शोल्डर का मोबिलिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरा बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं है, बट काफ़ी हद तक के क्लोज है कि मैं यहाँ तक के होल्ड कर पाता हूँ बार को, तो मुझे स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। एंड हमेशा मैं स्टार्ट करने के पहले एक 5 सेकंड लेता हूँ ताकि मैं अपने ग्रिप का पोजीशन बराबर कर लूँ। ओके, बार सेंटर में है, हमेशा बार के अंदर आपको आना है। बार जब आपको दिखेगा कि हाँ ये इक्वली डिवाइडेड है बॉडी के साथ में, तभी ही बार के अंदर जाना है। एंड हम यहाँ पे नहीं रखना, कभी भी सर्वाइकल पॉइंट पे नहीं रखना आपको, ये जो पॉइंटेड बोन होती है आपकी नेक के अराउंड, वहाँ पे नहीं रखना आपको, या तो ट्रैप्स पे रखना है या स्कैपुला की लाइन पर। ओके, मैं हाई बार कर रहा हूँ इस वजह से मैं ट्रैप्स पे रखता हूँ। उठाने के पहले एक लंबी सी ब्रीदिंग लेनी होती है आपको, उसमें सिर्फ आपको 2 स्टेप पीछे आना होता है, ज़्यादा नहीं पीछे आना आपको। ओके, एक बात याद रखना, जितना आप वेट को होल्ड करके रखोगे उतना ही ज़्यादा बॉडी थकेगी। ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इस वजह से इतना मैंने होल्ड किया है, बट जितना आप ज़्यादा होल्ड करोगे वेट को उतना ज़्यादा बॉडी थकेगी एंड आपका सेट खराब होगा। नीचे जाना है आपको, नी को वाइड करते हुए, को टाइट रखनी है, बॉडी अपराइट, चेस्ट अप एंड मूव फास्ट। जितना फास्ट उठोगे नीचे से उतना लाइट फील होगा वेट। हो गया मेरा तीसरा सेट 100 kg का। अब मेरा है तीसरा चौथा सेट जिसके अंदर मेरा वेट होगा 120 kg। ओके, तो 10 के प्रोग्रेशन से मैं वेट बढ़ाऊंगा, 10 किलो डालना है इसके ऊपर, एक सेट 10, दूसरे सेट 10, टोटल 20 kg, तो हो जाएगा 120 kg। इसके लिए मैं लूँगा 5 रन। ओके, तो थोड़ा सा एंगल चेंज कर देते ताकि आपको दिख पाए कि मैं आगे से किस तरीके से अपने फॉर्म एंड टेक्निक को मैनेज करता हूँ। हाँ,
नहीं, एंगल बराबर नहीं है, एंगल मुझे सेट करना पड़ेगा। आई थिंक ये ठीक होना चाहिए, इसमें मुझे वाइड एंगल डालना पड़ेगा। आप देख रहे हो ये कितना क्यों नहीं पसंद है मुझे वर्कआउट के टाइम पे व्लॉग वगैरह करना। तो मैंने सुना कौवा, कौवा ये काफ़ी फेमस है। उस पिट्टू बाइक की जिम से ऑलमोस्ट 16 साल पहले की बात कर रहा हूँ। लैटरल रेस जो होता है शोल्डर की एक्सरसाइज है, जो इस तरीके से परफॉर्म की जाती है। इस जगह बहुत छोटी है, मैं दिखा नहीं पा रहा। ये लैटरल रेस काफ़ी फेमस एक्सरसाइज है। तो उसको हम लोग उस टाइम पे कौवा बोलते थे, कौवा। नाम नहीं पता होता था एक्सरसाइज का, तो उस टाइम पे हम इस चीज़ को कौवा बोलते थे। एंड अभी जस्ट मैंने सुना, इस वजह से मुझे याद आ गया। एक जमाल भाई है, जमाल भाई उस टाइम के विंटेज इंसान ये है जो लैटरल रेस करे। उन्होंने बोला कि अब क्या मैं कौवा कर लूँ, तो या लैटरल रेस कौवा। फोर्थ सेट 120 kg 5 reps 5। बिस्मिल्लाह। हाँ, इजी सेट। अब ऑलमोस्ट मेरा होने जा रहा है 75% मेरे PR का। तो मैंने अभी जस्ट कैलकुलेट किया, तो आई थिंक 146 kg कुछ निकल रहा है, 75% 195 का। तो 120 kg है मेरे ख्याल से। आई थिंक आराम से ये हो जाएगा 146 kg। एंड ये लास्ट सेट है, इसके बाद मैं ड्रॉप सेट ले लूँगा, 3 ड्रॉप सेट लूँगा 100 के, 10-10 रेप। लेग प्रेस वगैरह करना मुझे इतना पसंद है नहीं, तो मैं स्क्वाट्स में कर लेता हूँ। और जबकि ये मेरा मेन सेट होने जा रहा है, तो मैं अपना लिफ्टिंग शूज़ निकाल लेता हूँ। ये है मेरा रोमैलियोस 4। ओके, सो काफ़ी गंदा हो चुका था, ये वाइट कलर का था और काफ़ी फट फूट चुका था, बट इसको मैंने मॉडिफाई करा लिया। ठीक ठाक मॉडिफाई हो गया, काम चलाने लायक। नया भी ले सकता था, बट एक्चुअली ये मिलता है नहीं यहाँ पे। ये मैंने मंगाया था मेरे एक फ्रेंड के थ्रू कैलिफोर्निया से। ये दुबई में भी नहीं मिला था मुझे, यूके में भी नहीं मिला था, तो ये कैलिफोर्निया में लकीली मुझे मिल गया था, तो ये मैंने वहाँ से मंगाया था। ये जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं, जो वेट लिफ्टिंग एथलीट्स होते हैं, वो इसे यूज़ करते हैं। इससे काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी आती है। एंड काम तो चल रहा है मेरा, भले से लुक में कैसे भी हो गए, बट मेरा काम अच्छे से हो जाता है इससे, तो ठीक है ना, क्यों ज़बरदस्ती स्पेंड करूँगा। एंड ये शूज़ 18,000 के हैं, अभी 18,000 के वहाँ मिले थे। इंडिया में अगर मैं मंगाता इंपोर्ट करके कोई साइड वगैरह से, तो ये मुझे डबल इंपोर्ट देना पड़ता, तो ऑलमोस्ट मेरे को 35-37,000 के आसपास पड़ जाता। ठीक है, कोई नहीं, जब तक चलने दो, नए लेने होंगे तो देखेंगे। तो मेन सेट होने जा रहा है, इस वजह से मैं लिफ्टिंग शूज़ यूज़ कर रहा हूँ। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा एलिवेशन मिलता है, जो कि आपके एंकल को काफ़ी अच्छा सपोर्ट देता है। आपका जो एंकल मोबिलिटी है उसमें हेल्प करता है। आपका जो हील जो उड़ जाता है ना, किसी किसी का आपने देखा होगा हील उड़ता है स्क्वाट्स करते टाइम पे, वो पुअर एंकल मोबिलिटी की वजह से होता है। तो ये जो एलिवेशन होता है, इसके अंदर ये जो एलिवेशन होता है, ये आपको हेल्प करता है आपके जो हील जो उड़ जाता है ना, उस एरिया को भरने के लिए। तो आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलता है, एक अच्छा बैलेंस मिलता है जब आप स्क्वाट्स करते हो।
एंड बहुत ईजिली आप उसको परफॉर्म कर पाते हो। तो ये है मेरा फाइनल सेट। 146 kg आया था, 146 पॉइंट समथिंग आया था 195 का, और 75%। उसके मैं करने आ रहा हूँ 5 है विदाउट बेल्ट। इसको बोलते हैं रॉ सेट। रॉ सेट मारूंगा जिसके अंदर कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं, कोई कोर सपोर्ट नहीं। यही एक सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे पास। ओके, सो इंशाल्लाह लेट्स डू 5 reps of 145 इंशाल्लाह। Oh, yalla. Bismillah. Okay. Two. Three. अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। फाइनल सेट के 5 रैप 145 इंटू 5। ज़्यादा टफ नहीं लगा, बट थोड़ा सा कोर चैलेंजिंग रहता है जब एक लेवल तक आप पुश करते हो। तो कोर सपोर्ट अगर होता है, बेल्ट होता है, तो काफ़ी हेल्प मिलती है। एंड यूजुअली मैं 145 150 155 अराउंड में अवॉइड करता हूँ बेल्ट वगैरह लगाना। ओके, हो गया, चलिए। हाँ, रीज़न ये है कि मैं अपने 2 टाइप्स की पीआर रखता हूँ। पीआर तो देखा जाए तो पीआर तो देखा जाए तो वही होता है जो आप मैक्सिमम वेट उठा रहे हो। बट मैं कंसिडर करता हूँ अपने लिए कि मैं एक विदाउट बेल्ट भी रखूँ पीआर, और एक विद बेल्ट भी रखूँ। तो विदाउट बेल्ट इस वजह से रखता हूँ ताकि जो मेरा कोर है वो और अच्छे से डेवलप हो हैवी वेट्स के लिए, ताकि आगे के जो सेट्स होते हैं मेरे, जो मेरा मेन पीआर है, उसको तोड़ने में काफ़ी हेल्प करता है। बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोर। एक ट्रिक बताता हूँ आपको कोर को किस तरीके से टाइट रखना है। ओके, जब किसी को भी मैं बोलता हूँ कि कोर टाइट करो, तो वो एक चीज़ ज़रूर करते हैं, अंदर खींच लेते हैं और इसको अंदर ही रखते हैं ब्रीदिंग को। ठीक है, एक चीज़ तो आप सही कर रहे हो कि आप ब्रीदिंग को अंदर रख रहे हो, बट आपको एक्सपांड करना है कोर के मसल्स को। जैसे कि अब बाइसेप्स को मुझे फ्लेक्स करना है। एक ये तरीका है आइसोमेट्रिक, और एक ये तरीका है। ओके, कोर को फ्लेक्स करने के लिए जो आसपास के मसल्स है सराउंडिंग में, यहाँ पे आपके ऑब्लिक्स आते हैं, इंटरनल ऑब्लिक्स आता है, ये रेक्टस एब्डोमिनल है, और भी अंदर बहुत सारे मसल्स हैं। ओके, तो ये तो आपने बराबर किया। एक चीज़ आप ऐड कर दो कि आपने ब्रीदिंग ली, बट ब्रीदिंग को नीचे दबाना है टुवर्ड्स योर बैली। ये जो आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं आपका कोर ब्रेसिंग। ये आपको सेट के टाइम पे जो आपका रैप कंप्लीट हो रहा है, जब नीचे जा रहे हो और नीचे से ऊपर आ रहे हो, उस टाइम तक कि आपको उसको पकड़ के रखना है। जब आप ब्रीद आउट ब्रीदिंग करोगे तो आप उसको रिलीज़ कर सकते हो फॉर अ सेकेंड, बट अगेन आप जब रैप वापस से स्टार्ट करोगे तो आपको कोर ब्रेस करना है। एंड कोर ब्रेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिफ्ट्स को उठाने के लिए, आपके स्पाइन सपोर्ट के लिए, और आपको इंजरी से प्रिवेंट करना है। लो बैक की इंजरी 99% विदाउट कोर ब्रेसिंग करने से अगर आप करते हो तो होती है। गॉट इट? सो कोर ब्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करो, हो जाएगी। एंड बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी
इंटरनेट पे सारी चीज़ें पढ़िए, आप बस उसको टाइप करो हाउ टू ट्रेन योर कोड ब्रेसिंग। मैंने भी एक वीडियो बनाया है इंस्टाग्राम पे, बहुत ही जल्दी रिलीज़ होने वाला है, तो आप वो भी देख सकते हो। ड्रॉप सेट 10 रैप 3 सेट, ओके, 1 मिनट के इंटरवल से आप भी कर सकते हो। अगर आपको लेग प्रेस नहीं करना है तो उसकी जगह बेस्ट एक्सरसाइज, ओके। बट आप आपके जो लेवल है, लेवल ऑफ इंटेंसिटी, उसको देखते हुए करना है, ओके। मॉडरेट एडवांस आप लोग आराम से जा सकते हो। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इंस्टेड ऑफ लेग प्रेस गो विद दिस। लेग प्रेस कब करोगे? जब आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोर थक चुका है और आपके कोर को सपोर्ट चाहिए, तो आप लेग प्रेस कर सकते हो। अदरवाइज गो विद दिस, आई लाइक दिस। या अल्लाह। ये होता है अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट करते हो एंड प्रॉपर ट्रेनिंग, नो ईगो लिफ्टिंग, ऑलवेज गो विद द नॉलेज, कैलकुलेटेड सेट्स, कैलकुलेटेड रेप्स, आराम से हो जाएगा ये। ओके, जैसे मैंने शुरू किया था ऑलमोस्ट 7 बजे के आसपास, एक ही बंदा कर रहा था, बट अभी और काफ़ी बढ़ चुका है। हाँ, एंड अभी तक मैं खाली पहुंचा हूँ अपनी दूसरी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज तो कम है, एक्सरसाइज वगैरह तो कम है, बट जो सेट्स है वो ज़्यादा होते हैं, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। और अब मेरी होने जा रही है सेकेंड एक्सरसाइज, जो है स्प्लिट स्क्वाट। आठ रैप, 8 के मैं 3 से 4 सेट लेने वाला हूँ, 8 रैप। एट, मैक्सिमम मेरा जो वेट है स्प्लिट स्क्वाट में जो जाता है वो है 50 to 55 kg ईच हैंड। इसके मैं रखता हूँ कभी 8, कभी 7, कभी 6, डिपेंड करता है कि कितने सेट्स और कितनी इंटेंसिटी के साथ में मैंने स्क्वाट्स वगैरह किए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे पास 35 kg के ऊपर डंबल्स नहीं है, तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं बार लगा के भी कर सकता हूँ, बट क्राउड बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा केओस है। हाँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को लग वग जाए और कम से कम जगह पे मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लूँ। हाँ, 3 सेट करूँगा मैं, 30 से शुरू किया है, 35, 2 सेट, 8 रैप, दैट्स इट, दैट्स माई स्प्लिट स्क्वाट। इसमें मैं लेग कर्ल, काफ रेसिस्ट, दैट्स इट, दैट्स माई वर्कआउट, दैट्स द कंप्लीट वर्कआउट, दैट्स द कंप्लीट लेग ट्रेनिंग फॉर मी, जस्ट फॉर टुडे, जस्ट फॉर टुडे। तो फाइनली सेकंड लास्ट एक्सरसाइज पे पहुंच चुका हूँ, जो है लेग कर्ल। तो हमारे जिम में लकीली हमारे पास सीटेड लेग कर्ल है। एक्चुअली ये 2-in-1 मशीन है, इसके अंदर एक्सटेंशन भी होता है, लेग कर्ल भी होता है, बट साइंटिफिकली जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट एक्सरसाइज मानी जाती है हैमस्ट्रिंग के लिए, वो है सीटेड लेग कर्ल। मोस्ट अपग्रेडेड लेवल ऑफ लेग कर्ल इज सीटेड लेग कर्ल, जो हमारे पास है यहाँ पर।
यूजुअली जो लेट के करते हैं आपने देखा होगा, पहले एकदम फ्लैट आती थी बेंच, उसके ऊपर किए करते थे लोग। इनिशियली सबसे पहले लोग खड़े रह के करते थे, खड़े रह के अभी भी करते हैं लोग, यूनिलैटरल लेग कर्ल। फिर आती थी एक फ्लैट वाली, फिर थोड़ा सा कर्व किया उन लोगों ने, डिग्री चेंज किया, एंड उसके बाद में आपको मिलती है 90 डिग्री जो सीटेड मिलती है आपको लेग कर्ल। साइंटिफिकली सबसे अपग्रेडेड वर्जन है लेग कर्ल का। अभी भी मैं लेग कर्ल की जो सेट्स है ज़्यादा रखता हूँ, बिकॉज जो डायरेक्ट टारगेट करती है आपके हैमस्ट्रिंग को, वो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है लेग कर्ल। बाकी सारी एक्सरसाइजेज में स्टिप लेग डेडलिफ्ट कर लो, स्क्वाट्स कर लो, सारी एक्सरसाइज में आपको हैमस्ट्रिंग सिर्फ असिस्ट करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे डायरेक्ट कर्ल हो रहा है, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपका हैमस्ट्रिंग। ओके, इसको हम बोलते हैं बाइसेप फीमोरियस ऑल्सो, बाइसेप फीमोरियस। तो बाइसेप सिर्फ ये नहीं होता है, बाइसेप इट्स टू, बाई मतलब दो। ओके, दो मसल्स होते हैं तब जाके हम उसको बोलते हैं बाइसेप। तो ये बाइसेप फीमोरियस में काम कर रहा है। ओके, ये भी एक पुलिंग मसल है, तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए लेग कर्ल। ओके, टो को ऊपर रखना है, एकदम एक्सट्रीम तक ऊपर रखना है। या तो आप अपने आप को पुल करो या अपने आप को पुश करो, एंड स्पीड के साथ नीचे, कंट्रोल में ऊपर। एसेंट्रिक में हमेशा स्लो, अगेंस्ट द ग्रेविटी फास्ट, एंड जहाँ पे ग्रेविटी खुद से पुल कर रही है वहाँ पे आपको स्लो करना है। 12, 10, 8, 8, 8 करके मैं 5 सेट में कंप्लीट कर दूँगा। हाँ, अभी भी सबसे अच्छा बर्न मुझे हैमस्ट्रिंग में सीटेड में ही आता है, एंड बैक में बिल्कुल भी फील नहीं होता लोअर बैक में। जो प्रोन पोजीशन में जो उल्टा लेट के हम जो करते हैं लेग कर्ल, उसके अंदर अभी भी कहीं ना कहीं बैक में फील होता है। मुझे अब इतना ज़्यादा नहीं होता, बट मैं, मेरे जो क्लाइंट्स हैं एंड जो मेरे दोस्त लोग हैं अभी भी वो करते हैं, तो उनको बैक का इशू अभी भी आता है, बिकॉज वो इतना स्ट्रांगली पुल नहीं कर पाते अपने आप को उस मशीन के साथ में अटैच नहीं कर पाते, एंड जब वो एक्शन होता है तो बॉडी थोड़ी सी आगे पीछे होती है, जिसकी वजह से आपका थोड़ा बहुत हाइपर एक्सटेंशन भी होता है लोअर बैक का, इस वजह से आपको बैक का फील होता है प्रोन पोजीशन लेग कर्ल में। सीटेड में वो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप अच्छे से आप अपने आप को लॉक कर पाते हैं एक पोजीशन के ऊपर। ऐसे लोग हैं ना मेरा वीडियो ख़राब करते हो। ये इधर आ तू सामने, ये क्या नाम है तेरा? नावेद। इसकी बॉडी बनाने का हम लोग को, जिस दिन इसकी बॉडी बना दिया ना, तब मैं समझा कि मैंने कोई अपनी लाइफ में किया है, समझा? अभी अब बनाएगा ना बॉडी। हाँ, मैं पहुंच चुका हूँ अपने फिनिशर पे, जो कि मेरी आज की ट्रेनिंग का लास्ट एक्सरसाइज है, काफ रेजेस, जो कि मैं कर रहा हूँ स्मिथ मशीन पे। एलिवेशन के लिए मैंने स्टेप बोर्ड रखा है, इसके ऑलमोस्ट 4 से 5 सेट, रेपिटेशन 12 to 15 रेपिटेशन मैक्सिमम। ओके, बस आपको बॉल ऑफ टो प्लेस करना है स्टेप बोर्ड पे, सेम लाइक स्क्वाट बार प्लेसमेंट, एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा पुश करना है टूवर्ड्स फ्रॉम योर बॉल ऑफ टो, जो कि थंब के नीचे का एरिया है, होल्ड करना है डाउन स्लो एंड अप। इसके बाद में स्ट्रेच करना है आपके कॉर्ड्स को, आपके हैम्स को, आपके ग्लूट्स को और आपके काफ्स को, एंड लोअर बैक। दैट्स इट। डन फॉर द डे। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वर्कआउट।